आप देख रहे हैं लगातार G20 पर इंडिया टीवी की ये सबसे बड़ी कवरेज। जी हां, भारत विश्व गुरु बन रहा है और विश्व गुरु बनने की जो तस्वीरें हैं वो राजधानी दिल्ली से देखने को मिल रही हैं। एक एक करके विदेश से आए मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है और उस स्वागत के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारत कैसे अपनी संस्कृति को समेटे हुए विश्व गुरु बन रहा है, कैसे भारत अपने नाम के साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहा है, कैसे ये नए भारत की तस्वीर है। एक एक तस्वीर नई दिल्ली की आज यही बताने के लिए काफी है। G20 का आगाज अब बस होने जा रहा है। G20 के लिए जो विदेशी मेहमान हैं वो एक एक करके भारत पर आना शुरू हो चुके हैं। भारत मंडपम की तस्वीरें भी आज हर एक हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने वाली हैं। नई दिल्ली की एक एक तस्वीर गौरवान्वित करने वाली हैं। वन अर्थ वन फैमिली जो भारत ने एक विजन दिया है, वही विजन कैसे पूरी दुनिया में जा रहा है, कैसे पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, इस पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। मैं जितेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगी, कैसे भारत एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है, हम G20 समिट से अगर इसको समझें तो। आपसे मुझे आपको बहुत धन्यवाद और बहुत बधाइयाँ। भारत की स्थिति अभी एक शुभ मुहूर्त पर है। देखिए, विदेश नीति में शुभ मुहूर्त हमेशा नहीं आता है, लेकिन अभी है। चंद्रयान 3 की सफलता हुई और भारत अभी विश्व का 5वां इकोनॉमी है, 3 स्थान पर जा रहा है। 3 वर्षों में शायद हो जाए, 2030 तक तो हो ही जाएगा। और ये एक भावना भी है कि 2050 में भारत नंबर 2 बनेगा। हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो डिप्लोमेट्स हैं, सोचते ही हैं, और ये भी सोचना चाहिए कि 2100 AD हमारे बच्चे और उनके बच्चे जब बूढ़े हो जाएंगे, शायद भारत नंबर 1 हो जाए। तो हमें हमारी जो रणनीति है इस महान देश की, हमें ये सब सोचकर आगे बढ़ना है और इस शुभ मुहूर्त को हमें हराना नहीं चाहिए। चीन के राष्ट्रपति आएँ या ना आएँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि चीन क्या करने वाला है या ना करने वाला है इस मीटिंग में। और मैंने आपको बताया था, एक बयान भी दिया था कि देखिए, डेट रिलीफ की अब जब बात करते हैं, आम जनता सोचती है कि पश्चिमी देशों से डेट जा रहा है गरीब देशों को, लेकिन चीन से जा रहा है और चीन से सबसे बैड डेट जा रहा है। क्या चीन मानेगा डेट रिलीफ और भारत में मानेगा? वो क्यों चाहेगा कि भारत को ये सफलता मिले जब भारत G20 का चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है। तो ये एक भारत के कूटनीति के लिए एक जटिल समय है। और बाकी तो चीन और भारत के बीच में सब चल रहा है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बताऊँगा और ये दर्शक भी सुन लें कि ये सिर्फ भारत और चीन के बीच का मामला नहीं है। हमें दक्षिण पूर्व एशिया और सारे विश्व के स्तर पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इस महान देश के लिए एक जटिल समय है। और G20 एक मुहूर्त है। G20 आएगा और जाएगा, लेकिन चीन और भारत के बीच में जो आ रहा है वो तो कुछ दिनों या कई साल तक चलता रहेगा। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रधानमंत्री ने कहा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, रूल बेस्ड ऑर्डर। ये नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा और वो खुद गए। समय बहुत कम था, खुद गए, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ आखिरी में कि जब ये चीन ने नक्शा निकाला, भारत के सामने कोई चुनाव था ही नहीं, आपने नक्शा निकाला G20 के एक हफ्ते पहले, क्या ज़रूरत थी? आप बाद में कर सकते थे और आपने उसकी दिवाली भी मना ली। भारत के लिए कोई और चुनौती नहीं थी। हमने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि भारत की शक्ति के बढ़ने के साथ भारत की कूटनीति भी असर्टिव हो रही है। अच्छा, भारत के करने के बाद किसने किया? मलेशिया ने किया, माफ कीजिए, द फिलीपींस ने किया, उसके बाद वियतनाम में किया, ताइवान ने किया जी, जापान ने भी किया।
ये जो आप कूटनीति की बात कर रहे हैं, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास मेहमान अब भारत आने जा रहे हैं। कुछ आ भी गए हैं। G20 के लिए दिल्ली अगले 2 दिनों तक दुनिया का पावर सेंटर होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की पॉलिटिक्स बदल दी है? इस पर आगे देखिए मुकाबला। तो दिल्ली में दुनिया की महाशक्तियों का दरबार सजने वाला है। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ओमान से लेकर जापान, ब्रिटेन से लेकर साउथ अफ्रीका तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली 19 देशों का ये एक महाकुंभ है, जिसमें अमेरिका से लेकर चाइना और ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भारत से बाहर ब्रसेल्स में भारत की बुराई भी कर रहे हैं, कमियां गिना रहे हैं, चीन की तारीफ में कशीदे पड़ रहे हैं, भारत के हालात पर निराशा भी जाहिर कर रहे हैं। राहुल ने ऐसा क्या कह दिया जिससे मच गया है एक बार फिर से बवाल, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अब से कुछ ही देर में वो मेहमान दिल्ली पहुंचने वाले हैं जिनका बेसब्री से पीएम मोदी को भी इंतजार है। वो मेहमान हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी क्यों खास है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के सीएम तक को रिसीव करने केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं। लेकिन अटकलें यह हैं कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को रिसीव करने खुद पीएम मोदी जा सकते हैं। आखिर क्यों भारत को है सऊदी का खास इंतजार? क्यों फ्यूचर के लिए सऊदी दिख रहा है अहम? क्या इंडिया में मोहम्मद बिन सलमान के ग्रैंड वेलकम से बहुत कुछ बदलने वाला है? इस पर ही होगी बात। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं आज ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसने फिर उन्हें टारगेट पर लाकर खड़ा कर दिया है। China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the External Affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side. Certainly there is an increase in discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows, and internally in India it's been commented on, and globally it's been commented on. Of course minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. तो देखिए, एक तरफ पूरी दुनिया इस वक्त भारत को देख रही है, भारत की शक्ति को पहचान रही है, भारत क्या कर सकता है ये पूरी दुनिया देख रही है, भारत की संस्कृति को देख रही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में बैठकर क्या बयान दे रहे हैं, उनके ये बयान कैसे उनको टारगेट पर लेकर आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत G20 समिट को करवा रहा है और कैसे ये G20 समिट दुनिया में होने वाले बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जफर सरेशवाला, भारतीय व्यवसायी, जितेंद्र नाथ मिश्रा, पूर्व राजनयिक, जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR, मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरेशवाला जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले मैं आपसे समझना चाह रही हूं, जो विदेश की धरती पर बार बार एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है कि यहाँ का जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं, वो बहुत संकट में हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं। क्या ऐसा कुछ उन तमाम देशों में भी होता है जहां आप भी गए हैं? क्या ऐसी चर्चा वहां होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? सऊदी के प्रिंस आ रहे हैं, क्या वहां पर ऐसी चर्चा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? देखिए, मेरा एक मानना है कि मेरे घर की लड़ाई जो है वो घर में होनी चाहिए। भाई भाई में लड़ाई होती है, लेकिन कोई तीसरा अगर उसमें आता है तो वो दो भाई एक हो जाते हैं। आपका नरेंद्र मोदी साहब से या उनकी सरकार से जितना भी प्रॉब्लम हो, आप उसको यहाँ लड़िए, जो भी है वो ये जगह है। वहाँ बाहर जाके बात करना, उनको हमसे क्या मोहब्बत है? यानी जिनके सामने आपने बात की
जिन लोगों के सामने, भाई उनको हमारे से क्या लेना देना है? उनके ही मुल्क में, ये यूरोपियन यूनियन जो ऑलमोस्ट फ्रांस और ब्रसल्स में, मैंने तो जाके देखा है मुसलमानों का जो हाल पेरिस में, बल्कि जो जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं ना, पेरिस में और ब्रसल में, मैं गया हूं वहां, इतनी स्क्वालिड कंडीशन है कि आपका जाकिर नगर बेहतर होगा। मैं देख के आया हूं। तो वहां तो अबाया पहन के भी बच्चियों को निकाल दिया कल स्कूल में से। तो मुसलमानों के साथ जो सबसे ज्यादा ज्यादती अगर हो रही है कहीं किसी मुल्क में, तो वो तो यूरोप में हो रही है। इस्लामोफोबिया अगर है कहीं सबसे ज्यादा, तो वो फ्रांस, बेल्जियम और इन मुल्कों में है। तो मेरा मानना यह है कि आपका कितना ही प्रॉब्लम हो इस सरकार से, नरेंद्र मोदी साहब से, या उनकी सरकार के जो लोगों से, तो आपको इसको यहीं हल करना चाहिए। और उसूल यह होना चाहिए कि इसको यहीं करें, और बाहर वाला कोई आए तो उस वक्त आपको इनके साथ जुड़ जाना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि हम मुसलमानों के साथ होता है, भाई लिंचिंग के किस्से भी होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन उसको हम सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सक्षम है, और हमें सॉल्व यही करना है उसको। वो यही होगा, बाहर का कोई उसमें कुछ कर भी नहीं सकता, ना उनकी करने की कोई नीयत है। इसलिए कि देखिए, वो जहां पर बोले, उन लोगों का एक एक्सियम है वहां वालों का कि वी डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स, वी डोंट हैव परमानेंट एनिमीज, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट है, उनको कोई मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है, न यहां के कमजोरों से मोहब्बत है। तो ऐसे लोगों के सामने अपनी बात रखना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही नहीं है। शहजाद पूनावाला जी, देखिए, मौका तो नहीं है राजनीति करने का। आज हमें चर्चा अपने देश के गौरव पर करनी है, और मैं आगे अपने देश के गौरव पर ही चर्चा करूंगी। जो तस्वीरें आएंगी, सऊदी के प्रिंस आएंगे, वो भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन आज के दिन भी राहुल गांधी का विदेश की धरती पर चाइना का नाम लेना, माइनॉरिटीज का जो वो एक रोना रोते हैं अपने देश में, वो एक बार फिर से विदेश की धरती पर बोलना, क्या दर्शा रहा है? ये क्या वाकई में मोदी विरोध इतना बढ़ गया है उनके जहन में कि मौका कोई भी हो वो अपने एजेंडे पर कायम रहेंगे? देखिए, इसमें हैरानी की बात क्या है, जिन्होंने लिया है चाइना का चंदा और चलाते हैं चाइना का प्रोपेगेंडा, और एमओयू का उनके गले में फंदा, तो इस प्रकार की बातें तो अमूमन करते। पिछली बार गए थे तो बोला चाइना हार्मनी चाहता है, अब गए हैं तो बोल रहे हैं कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र है। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की, मुझे लगता है 2 सप्ताह पहले एक रिपोर्ट आई थी, किस प्रकार से निर्माताओं ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को भारत में शिफ्ट किया है, और किस प्रकार से चाइना को नहीं बल्कि भारत को ही एक रिलायबल फ्रेंड सोर्सिंग के रूप में एक पार्टनर की तरह देखा जा रहा है। परंतु इसमें जाने की आज आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, आज भारत का विकास का, क्योंकि आपके पीछे अगर आप देख सकते हैं तो पताके हैं, मतलब हमारे ध्वज है, झंडे हैं, तो विकास का झंडा लहरा रहा है पूरे ब्रह्मांड में। जहां पर IMF ने माना है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, 10वें से 5वें स्थान पर चले गए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आ चुकी है किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर चंद्रमा पर भारत का तिरंगा पहुंच चुका है, मतलब कि विज्ञान का पताका भी ब्रह्मांड में लहरा रहा है, आसमान में लहरा रहा है। और तीसरी ओर आज विश्वास का जो पताका है वो G20 के रूप में किस प्रकार से लहरा रहा है और किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। भारत में जिस प्रकार का विश्वास सारी दुनिया के देशों ने एक प्रकार से दिखाया है, वो भी आज लहरा रहा है। और ये तिथि की भी महत्वता को देखिए, कल जो तिथि है 9/11 2 रूप से जानी जाती है। एक तो 9/11 जो ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था ट्विन टावर पर, परंतु 130 वर्ष पहले एक 9/11 भी जाना जाता है, जब एक भगवा चोला पहने हुए व्यक्ति स्वामी विवेकानंद ने भारत और सनातन का संदेश उसी अमेरिका की धरती पर शिकागो में ले जाने का काम किया। और वहां से जो संदेश दिया वो भारत के रूप से देशों को जोड़ने वाला संदेश था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहने वाला। और हूबहू वही चीज आज होने वाली है 9 तारीख को, कि जहां पर वसुदैव कुटुंबकम कहकर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मतलब एक तरफ तो वन बॉर्डर, वन रोड, वन बेल्ट की परिकल्पना है, संप्रभुता पर हमला करना है, और दूसरी तरफ एक देश है जो कहता है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे दुनिया को कि हम वन फैमिली है, वन फ्यूचर है, वन अर्थ है। और यह संदेश 9/11 को जा रहा है उस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ, और उसको स्वीकारने के लिए उसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब जो बाइडेन होंगे इस धरती पर। मतलब कि जो संदेश वहां पर जाकर हमने 130 वर्ष पहले दिया था, आज भारत G20 के रूप में पूरी दुनिया को वही स्वामी विवेकानंद का संदेश दे रहे। और देखिए कितना सहयोग का बात है
है कि सनातन का एक तो चंद्रमा तक वहां पर एक प्रकार से झंडा पहुंच ही गया शिव शक्ति पॉइंट के रूप में। राष्ट्र अध्यक्ष जो है यूके के ऋषि सुनक, उनके नाम में भी और उनके कर्मों में भी सनातन का परिचय मिलता है। वो भी कहते हैं बापू के समागम में कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं, मतलब सनातन का किस प्रकार से डंका बज रहा है। और उसी सनातन संदेश को सारे मुल्क G20 के रूप में अपनाएंगे जब वो वसुदेव कुटुंबकम का नारा एक साथ लगाएंगे। तो योगा से लेकर वसुदेव कुटुंबकम तक किस प्रकार से सनातन विकास, विज्ञान और विश्वास का पताका कितने शान से लहरा रहा है, ये उसका एक सुंदर, आप देख सकते हैं कि एक सुंदर एक समागम हो रहा है और वही कल होने वाला है। इसमें कुछ लोग जो परिवार का झंडा आज भी लहराना चाहते हैं वो लहराते रहते हैं, परंतु उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उनके लिए उनका पूरा ब्रह्मांड वन फैमिली में है, उनका पूरा फ्यूचर वन फैमिली में है। परंतु दुनिया ने और देश ने माना है कि कौन सा संदेश पहचानना है और कौन से संदेश को रिजेक्ट करना है। जिस संदेश की बात त्रिपाठी जी हो रही है कि हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भारत एक वो विजन दे रहा है, भारत एक वो रास्ता बन रहा है या वो माध्यम बन रहा है जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ रहा है। ये जो एक पुल बन रहा है या ये जो एक विजन भारत दे रहा है, ये कैसी कूटनीति है भारत की? इसे अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसे भारत स्ट्रांग हो रहा है और नए भारत की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है? देखिए, मैं इससे पहले कि इस बात का जवाब दूं, मैं शहजाद जी की बात को बढ़ाते हुए दो वाक्य कहना चाहता हूं। एक कहावत है कि गिद्ध कितना भी ऊपर उड़े, उसकी नज़र हमेशा ज़मीन पे पड़ी लाशों पे या गंदगी पे होती है। तो शायद राहुल गांधी जी ऐसा ही करते हैं कि चाहे जहां भी जाएं उनका एक एजेंडा होता है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी देश में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छाई बुराई दोनों होती है। मुझे ताजुब होता है कि अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस को मोदी जी में या सरकार में एक भी अच्छाई नज़र नहीं आई 9 सालों में। तो खैर, इसके बाद अब जो आपका सवाल था कि कैसे भारत की कूटनीति स्ट्रांग हो रही है, कूटनीति स्ट्रांग होगी। आप देखिए कि हमने पिछले 8-9 साल में ये अच्छी तरह संसार को दिखा दिया है कि हम अलग अलग विपक्ष, अलग अलग खेमों के लोगों से भी, देशों से भी हम अच्छी तरह से व्यवहार कर सकते हैं, अपनी कूटनीति को बढ़ा सकते हैं, अपने संबंधों को बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा 4 साल पहले ये हमने पहली बार दिखाया था कि नेतन्याहू आए थे इजराइल से और उसके ठीक 1 महीने बाद ही फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट आए। तो हमने दिखा दिया कि हम डिहाइफनेट करते हैं, हम दोनों के रिश्तों को अलग अलग स्तर पर देखते हैं। यही चीज़ हमने अमेरिका या नाटो और रूस के दौरान के बीच दिखाई, जब यूक्रेन युद्ध के दौरान, कि हम अलग अलग देशों को अलग अलग स्तर पे हम उनसे डील करते हैं। और यही नहीं, देखिए जैसे ये एक कहावत है कि शठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। हमने देखिए, तुर्की हमारी इतनी खिलाफत करता रहा है पाकिस्तान की ओर से, अंधभक्त एक तरह से पाकिस्तान की। तुर्की फिर भी जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले पहुंचने वालों में भारत था, लेकिन उसके बाद भी अगर तुर्की ने हमारी खिलाफत की तो हमने जाकर के ग्रीस से, हमने जाकर के साइप्रस से समझौते किए, जिससे तुर्की तिलमिलाया हुआ है। तो हम बुरे का जवाब बुरे से देना जानते हैं। हमारी कूटनीति जो है अब तीक्ष्ण हुई है, ज़्यादा धारदार हुई है, ज़्यादा आर्टिकुलेट हुई है, और जिसको हम कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। पहले लोग कहते थे, पाकिस्तान कहता था कश्मीर हमारा है, हम कहते थे नहीं कश्मीर हमारा, आपका नहीं हमारा है। अब पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा, तो हम कहते हैं POK भी हमारा है, और आपके जो आपका बलूचिस्तान भी नहीं है, सिंध भी नहीं है, पख्तूनिस्तान भी नहीं है। तो अब वो नैरेटिव बदल गया है और दुनिया जान गई। अब आप देखिए तुर्की को, तुर्की नाटो का मेंबर था, इसके बावजूद तुर्की ने जब रूस से S-400 लिया तो अमेरिका ने तुर्की पर काटसा के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया। हम नेटो के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमने न सिर्फ S-400 लिया, हमने तेल भी लिया यूक्रेन युद्ध के दौरान और उसको रिफाइन करके यूरोप को बेचा भी।
और अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई अभी तक कि प्रतिबंध लगाए। ये हमारी कूटनीति की सफलता है। उल्टा इंजन दे दिया। और एक बात सिर्फ जोड़ना चाहता हूं, आज राहुल गांधी ने खुद ने स्वीकारा और मनमोहन सिंह जी ने भी कि यूक्रेन रशिया पर जो भारत का स्टैंड था वो बिल्कुल सही था। जो मनीष तिवारी एक सांसद होने के बावजूद जिस प्रकार का उनका इनिशियल स्टैंड था कि हमें यूक्रेन के पूरे पक्ष में चले जाकर यूनाइटेड नेशंस में वोट कर देना चाहिए, आज उन्होंने स्वीकारा है कि उनकी पॉलिसी गलत थी और मोदी सरकार की पॉलिसी सही थी। ये एक मैं ऐड करूं इसमें, जो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, यानी आप देखिए कि सऊदी अरब और ईरान दोनों में जबरदस्त लड़ाई थी, अब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन हमने सऊदी अरब के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात रखे, ईरान के साथ भी। बीच में सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात खराब हो गए थे, लेकिन हमने कतर के साथ भी इतने ही अच्छे ताल्लुकात रखे जितने हमारे सऊदी अरब के साथ हुए। उसके बाद यही जो आपने कहा रशिया और अमेरिका, हमारे रशिया के साथ भी इतने ही अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी इतने अच्छे, और यूक्रेन के साथ भी। तो ये जो हमारी डिप्लोमेसी है कि भाई ठीक है आप आपस में लड़ते हैं लेकिन हमारे लिए दोनों दोस्त हैं, तो ये जो डिप्लोमेसी का जो लेवल लेकर गए हैं, आज उसी का रिफ्लेक्शन है आज G20 की कामयाबी में। देवेंद्र, जैसा अभी शहजाद बता रहे थे कि चलिए कोई एक बात तो है जिस पर अब कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि कोई एक चीज तो अच्छी की, क्योंकि अभी तक जितने भी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए हैं उन तमाम फैसलों पर शंका भी है, उन तमाम फैसलों पर सवाल भी है और एक नैरेटिव भी है। क्या आज के दिन को टाला नहीं जा सकता था, जब आज के दिन पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है भारत को, भारत की संस्कृति को? क्या आज के दिन को चुनना राहुल गांधी के लिए भारी पड़ सकता है? बिल्कुल प्राची, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले के विदेशी दौरे के समय कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी रखते रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पीएम जब अमेरिका में थे उसी समय अलायंस की बैठक रख दी गई थी उसी तारीख के हिसाब से, लेकिन जब G20 बैठक हो रही है तो कम से कम उस समय तो ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि भारत का कोई भी नेता बाहर जाएगा और बाहर जाके इस प्रकार के बयानबाजी करेगा। क्योंकि इस पूरे इवेंट को देखें तो ये इवेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि G20 की भारत मेजबानी कर रहा है, बल्कि ये इवेंट भारत इस लिहाज से कर रहा है कि उसमें 3 पैरामीटर्स को आप देखें। मंशा क्या है आपकी, आप कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मंशा आपकी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं, और जैसे आप भारत मंडपम से बाहर निकलेंगे पहला होर्डिंग आपको वही दिखेगा। तो पूरी दुनिया भर के जो डेलीगेट्स आएंगे, जिसमें से 2500 तकरीबन जर्नलिस्ट हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या विदेशी जर्नलिस्ट की रहेगी, उन्हें एक मैसेज मिलेगा। दूसरी चीज़ कि आप कर क्या रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पर कि कैसे पूरी दुनिया के समस्या के समाधान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इसका भी एक बहुत बड़ा होर्डिंग वहाँ पर लगाया गया है, ये मैसेज भी बहुत लाउड एंड क्लियर है। तीसरी चीज़ कि किस तरीके से कर रहे हैं। इस बैठक को प्राची देखें तो पिछले साल जैसे G7 की बैठक में मैं वहाँ पर जर्मनी में था, सॉल सलमाओ की जो बैठक हो रही थी, ये जो आयोजन किया जा रहा है उस आयोजन की तुलना करें तो भारत भले ही 5वीं इकॉनमी है दुनिया की, लेकिन पहले की जो 4 इकॉनमी हैं वो भी ऐसे आयोजन नहीं करती जैसा इस बार किया जा रहा है। और इस आयोजन में भी बहुत कुछ ऑफर करने को है। ये ऑफर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप चांदी के बर्तन में खाना खाएंगे, बल्कि वो ऑफर इस तरह से है कि फिनटेक के दिशा में क्या किया जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में क्या किया जा सकता है, कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ किया जा सकता है, ये सारी चीजें भारत शोकेस कर रहा है। बिल्कुल, देखिए भारत ये तमाम चीजों को शोकेस कर रहा है। भारत ये बता रहा है कि हमारी कूटनीति भी मजबूत हो चुकी है। भारत ये बता रहा है कि हम एक मजबूत देश हैं जो मजबूती के साथ G20 समिट का एक सफल आयोजन कर रहे हैं, भव्य आयोजन कर रहे हैं। मॉरिशस के पीएम के साथ पीएम मोदी की बायलैटरल मीटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बायलैटरल मीटिंग चल रही है। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत इस वक्त चल रही है। G20 समिट से पहले यह पहली बायलैटरल मीटिंग है। इसके बाद शेख हसीना और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी बायलैटरल मीटिंग होनी है, यानी 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है, जिसमें से सबसे पहले मॉरिशस के पीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसके बाद शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश से भी बातचीत होगी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन यानी अमेरिका के साथ भी जो द्विपक्षीय बातचीत है उसका कार्यक्रम रखा गया है। तो G20 के लिए एक एक करके मेहमानों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है और इन सबके बीच जिन 3 देशों के साथ बायलैटरल टॉक होनी है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मॉरिशस के पीएम के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं। मैं पहले इस मुलाकात पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाह रही हूं जितेंद्र जी, उसके बाद फिर बाकी चर्चा मैं शुरू करूंगी। मॉरिशस के साथ ये जो चर्चा हो रही है, जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, ये कितनी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मॉरिशस भारत का एक केवल साथी नहीं है लेकिन एक सच्चा मित्र भी है और साबित भी कर चुका है। आप उनकी वोटिंग देखिए, 1971 वॉर जैसे हुआ था और उसके बाद भी
और अभी मॉरिशस के साथ हम जो रच रहे हैं, इंडो पैसिफिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी रचना हम कर रहे हैं नेवी में, नेवल कैपेबिलिटी में। अच्छा, हमारे लिए इंडो पैसिफिक का डेफिनेशन जो है वो अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर पैसिफिक अमेरिका के पूर्वी तट तक है। तो ये इट्स अ वेरी वास्ट कैनवस। तो बाकी लोग ये नहीं मानते, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इंडियन ओशन में अगर भारत का स्थान मजबूत रहना है तो मॉरिशस इसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने निभाया भी है वो भूमिका। और इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें मॉरिशस ने वो हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया है स्ट्रेटेजिक दौरे पे। तो ये सब जानते भी हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, और इसलिए हमारे लिए ये एक विशिष्ट मित्र है। तो देखिए, मित्रों के साथ भी बातचीत हो रही है, और वो लोग जो आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इशारा साफ चाइना की तरफ है। वो भी भारत में होंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, वो भी भारत में होंगे। और जब G20 समिट होगा तो क्या बातचीत होंगी, इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारत का विजन एकदम क्लियर है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ओम जी उपाध्याय जी, भारत इस विजन के साथ एकदम क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत उस मजबूती में है। अब भारत इतना सक्षम है अब कि अपने दुश्मनों को आंख भी दिखा सकता है, मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है, और जहां दुनिया को भारत की जरूरत है वहां बाहें फैलाकर अपनी मदद भी दे सकता है। जी, भारत ने पहले भी ये उद्घोष किया था, जब वास्तव में विश्वगुरु की भूमिका में भारत था। अपने अपने प्रोग्राम का टाइटल ही यही रखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतो वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने ये उद्घोष किया कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह से है। आज भारत फिर से हजारों वर्षों बाद उसको जी रहा है और उसको लीड कर रहा है, उस फैमिली को। इसीलिए कई बार जब ये लगता है कि अगर सेंट्रल थीम के रूप में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया, पूरी वसुधा एक परिवार है, ये कहा गया है, तो इसके पीछे कूटनीति से ज़्यादा मुझे भारत की सदनीति नज़र आती है। और इस नीति के साथ भारत दुनिया के इस तरह के एक प्लेटफॉर्म पे अपने लीडरशिप को और ठीक तरीके से प्रस्तुत कर पा रहा है, रख पा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत इसी थॉट के साथ G20 समिट का आगाज कर रहा है। G20 समिट की जो आयोजन है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है, और इससे एक बड़ा क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है। एक एक मेहमान जो भारत में आ रहे हैं, वो मेहमान किस विजन के साथ आ रहे हैं, वो मेहमान यहाँ से भारत की क्या छवि लेकर जाएंगे, इसके लिए भी बहुत खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन सरेश वाला जी, एक मेहमान जिसका इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसका जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में हमने किया, वो है सऊदी के प्रिंस। उनका इंतजार इतना क्यों है? उनकी स्टेट विजिट भी है 11 तारीख। ये इतना खास रिश्ता भारत और सऊदी अरब का क्या इंपैक्ट डालेगा? देखिए, एक तो सऊदी अरब के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है रिश्ता है वो ऑयल का है। ऑयल आ रहा है, उसके अलावा आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन से ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ काम करते हैं, और बहुत अभी मैंने देखा कि सिर्फ लोअर लेवल पे नहीं बल्कि टॉप लेवल पे बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी है। वहाँ की कंपनी के CEO हैं, बल्कि उनका जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो जुबैल, जो दुनिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब गिना जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों की फैक्ट्रीज भी हैं। बल्कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर अभी 3-4 दिन पहले $4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट L&T ने साइन किया है। तो हमारा बिजनेस का रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त है उनके साथ। हमारा अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबरर भी अभी बड़ी तादाद में जा रहा है वापस। अभी देखेंगे आप जितने जहाज़ यहाँ से जाते हैं जिन शहरों में, तो हमारा अनस्किल्ड लेबर बड़ी तादाद में जाता है, और वो कम से कम वहाँ एवरेज सैलरी, लोएस्ट सैलरी जो है वो वहाँ उसको रोटी, कपड़ा और मकान के साथ 1200 रियाल है जो यहाँ भेजता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा सऊदी अरब जो है, जो ख़ास तौर से किंग सलमान साहब, जो इनके फादर हैं मोहम्मद बिन सलमान के, वो अपने आप को किंग नहीं कहते, वो कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क। और सऊदी अरब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए कोई और नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। यानी मोहम्मद बिन सलमान का आना
मैं समझता हूं बाकी 20 के मुकाबले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बिल्कुल, देखिए कि भाई और उनका देखिए, पाकिस्तान को तो वो क्या देते हैं, कुछ दे देते हैं मदद। हमारे साथ बराबरी का रिश्ता है, यानी ऑलमोस्ट अब जो रिश्ता जो बनने को जा रहा है वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो रही है। तो उस एतबार से भी, और उससे पहले यानी अभी मोहम्मद बिन सलमान तो आ रहे हैं, 2 महीने पहले शेख ईसा आए थे जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है वो 2 बिलियन मुसलमानों का अपेक्स बॉडी है। तो वो आए, उसके बाद सलमान साहब का आना, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों के लिए भी है। तो ये बहुत बड़ा, वाकई उनका आना हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं एक बात जोड़ूं तो आज जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर ये सारे आरोप फिर से लगा रहे थे, सहयोग की बात ये है कि 60% वाली मुस्लिम डोमिनेटेड सीट त्रिपुरा में बीजेपी जीती है, और उसके अलावा ट्राइबल डोमिनेटेड सीट भी जीती है, पर उसको छोड़ देते हैं। पिछले 14 या 15 हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार जो प्रधानमंत्री को मिले उसमें से 7 मुस्लिम देशों ने दिए। एक सऊदी अरब जो मोस्ट, जिसको बोलते हैं रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए, एक है इजिप्ट जहां पर कायरो यूनिवर्सिटी पढ़ती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थॉट प्रोसेस मुस्लिमों का डिटरमिन करने के लिए, एक है पैलेस्टाइन जो मोस्ट इमोशनल कंट्री है मुसलमानों के लिए, एक है यूएई और bahrain जो है मोस्ट प्रॉस्परस मुस्लिम नेशंस। तो इस प्रकार से अगर आप देखा जाए, और इजिप्ट का भी है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारे देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार भी दिया है। अब दूसरी बात आते हैं कि अभी आपने बताया मॉरिशस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहली मुलाकात हो रही है। इसके पीछे संदेश आप समझिए, एक तो मॉरिशस वो देश है जिसमें कि लगभग 60% भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी भारतीय मूल के हैं। उसके अलावा जो हमारी प्रायोरिटी है G20 में वो है ग्लोबल साउथ की प्रखर आवाज बनकर उभरना, और दूसरी बात है क्लाइमेट चेंज को फ्रंट एंड सेंटर पर लाना। देखिए ये एक फाइनेंशियल फोरम है, ये फोरम एक्चुअली सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज का कम है, फाइनेंशियल और बाकी विकसित और विकासशील देशों के बीच में सेतु कैसा माना जा सकता है, ये फोरम है। इसमें जो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और क्लाइमेट चेंज जो एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है जिस पर भारत ने पिछले 9 वर्षों में बहुत चीजें की है, उसको लेकर मॉरिशस की जो चिंताएं हैं उसको भी आगे बढ़ाने का काम भारत यदि कर रहा है तो भारत ही कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि किस प्रकार से आज भारत जो है एक संदेश मॉरिशस से तो मिल रहा है, उसके बाद अमेरिका से भी मिल रहा है, तो विकासशील और विकसित देशों के बीच में सेतु बनने का जो एक आइडियल रोल अदा करने का काम है वो भारत G20 के माध्यम से कर रहा है। और ये मुलाकातों से भी कहीं ना कहीं यही संदेश जा रहा है कि किस प्रकार से भारत वो कर रहा है। जितेंद्र जी, क्या यही बड़ी वजह है कि विकासशील और विकसित देशों के बीच में अगर एक माध्यम बन रहा है, एक पुल बन रहा है, भारत इन्हें जोड़ने का काम कर रहा है, क्या यही बड़ी वजह है कि चाइना की भी बौखलाहट, चाइना की भी जो चिड़चिड़ाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है? हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री जरूर इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन क्या इसे चिड़ की वजह समझा जाए? बिल्कुल, चीन भारत से नाराज है इसलिए कि भारत मतलब नेचुरल तरीके से ग्लोबल साउथ का लीडर है ही। चीन का जीडीपी तो बहुत आगे हो जा चुका है, पर कैपिटा हो या टोटल हो। आपकी जीडीपी है 16-17 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप तो कहीं उच्च स्तर पर जा चुके हैं, तो आप अपने आप को विकासशील देश कैसे मान सकते हैं? ये तो एक मुद्दा है डेफिनेशन का। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी की रणनीति कितनी अच्छी थी। मैं सोचता हूँ जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे, एक शुभ मुहूर्त था, चंद्रयान-3 चंद्र पर लैंड कर गया। ये मुहूर्त बहुत अच्छा था और उन्होंने उस मुहूर्त का फ़ायदा लिया। यही मैं कहता हूँ कि हमारी कूटनीति और रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि ये मुहूर्त हर वक्त और हर रोज़ नहीं आते। उन्होंने कहा है कि ये सारे विश्व के लिए है और ये ग्लोबल साउथ के लिए है, केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, आप सब के लिए है। आप हम हैं और हम आप हैं, ये उन्होंने रची थी। ये साइकोलॉजिकल स्तर पे इसका बहुत महत्वपूर्ण है। अब अफ्रीकन यूनियन हम पढ़ रहे हैं अभी भी कि वो हो जाएंगे तो G20 बढ़ जाएगा, G21 हो जाएगा। अगर वो हो गया, मैं नहीं कह सकता हूँ कि हो जाएगा, 2 दिन बाकी हैं, लेकिन अगर हो गया ये भारत के लिए एक गौरव की बात है। और चीन की बात जब करें, मैं इसको एक बायलैटरल स्तर पे डिस्कस नहीं करना चाहता, रीजनल और ग्लोबल।
चीन भारत से इसलिए परेशान है नहीं है केवल कि लद्दाख में हमने उनके साथ जूझ लिया और शायद कुछ हिसाब से जीत भी लिया है, कुछ हिसाबों से। आप देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में चीन ने जो नक्शा रचा, क्या ज़रूरत थी दिवाली मनाने की, और भारत के लिए क्या चुनौती थी? भारत को तो करना ही था रिएक्शन। भारत ने प्रोटेस्ट किया और ये है विश्व गुरु का परिचय। आपने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और आपके करने के बाद आपके साथ मलेशिया ने किया और उसके बाद फिलीपींस ने किया, वियतनाम में किया, ताइवान ने किया, आखिरी में जापान ने भी किया। तो ये आप लीडरशिप दे रहे हैं, मतलब ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत गौर किया है। जहाँ तक कि आसियान और दक्षिण पूर्व एशिया और साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की बात है, और ये G20 से संपृक्त है इसलिए कि भारत वही एक देश है जो बोलता है अमेरिका के साथ बायलैटरल स्तर पे, और अकेले भी बोलता है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। प्रधानमंत्री ने ये बात कल रची थी इंडोनेशिया में, ये ना भूलें हम। ये सब मैं जोड़ के देख रहा हूँ कि भारत एक ही देश है जो चीन के साथ जूझ सकता है युद्ध में। मैं भगवान न करें कि युद्ध हो, लेकिन जूझ सकते हैं। ये शोले वाली बात हो गई, पिक्चर वाली बात। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं एक कूटनीतिज्ञ हूँ, लेकिन बात यह है कि भारत उस टाइप का लीडरशिप भी दर्शा रहा है, और ये भारतवर्ष के लिए गौरव की बात। और डोकलम की बात मैं जोड़ना चाहता हूँ आखिरी में। डोकलम में मेरा अनुमान है कि भारत ने कहा कि हम जो समिट होने वाला है, शायद ब्रिक्स समिट था, उसके बाद प्रधानमंत्री शायद नहीं जाएंगे, अगर म्यूचुअल विड्रॉल हो जाए शायद वातावरण बदल जाएगा, चले जाए। वही हुआ, तो हमने वहाँ पे अच्छी कूटनीति की और प्रेशर डाला, डिप्लोमेटिक प्रेशर। देखिए, वैसे मैं एक बात सिर्फ जोड़ दूं कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये युग युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का युग है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, एक दो बातें इसमें कहना जरूरी है। अगर दो चीजें आप नोट करेंगे कि एक तो ये पहला ऐसा G20 है जो डिप्लोमैट केंद्रित नहीं, पीपल केंद्रित हुआ है। मतलब कि ये पीपल्स G20 हुआ है, जहां पर लगभग 60 शहरों में 200 से अधिक मीटिंग हुई है। मतलब कि फुल डेमोक्रेटाइजेशन, हर शहर को अपनी विरासत दिखाने का, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाने का मौका मिला है। और दूसरी बात, जो पहले जीडीपी सेंट्रिक था G20, जीडीपीओं की बात होती थी, कितना जीडीपी तुम्हारा कितना, आज प्रधानमंत्री ने उस नैरेटिव को बदलते हुए ह्यूमन सेंट्रिक, इसीलिए ग्लोबल साउथ आज जिस प्रकार से एक प्रखर प्रवक्ता भारत में पाता है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ह्यूमन सेंट्रिक और पीपल्स G20 का जो नैरेटिव यहां से चल पड़ा है, ये एक रोल मॉडल होगा आने वाली G20 के लिए। और हमने एक रोड मैप ये भी दिया है कि हम युद्ध के लिए नहीं, हम बुद्ध के लिए हैं। तो हम बुद्ध वाला रोड मैप, चाहे यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हो, चाहे सारे आगे के क्राइसिस हो, इसी पैमाने पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ऐड करूं, ये जो आपने 60 शहरों की जो बात की, मेरा अपना भी 2 G20 में जाना हुआ। ऑस्ट्रेलिया में गया मैं और टर्की में भी गया। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ जरसवाला जी, क्योंकि पहला इंटरव्यू ऋषि सुनक का सामने आ रहा है, जरा वो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं भारत की सरजमी पर आकर। Particularly with Akshata, and we've thoroughly enjoyed the first few hours of our trip so far. Now, when it comes to Ukraine and Russia and the conflict, one thing I will be doing is highlighting that the devastating impact that Russia's illegal invasion is having on millions of people around the world, particularly on food prices. Russia recently has pulled out of a grain deal that was shipping grain from Ukraine to many poor countries around the world, and now you've seen food prices go up. That's causing suffering for millions of people. It's not right, and one of the things I'll be doing is making people aware of that impact of Russia's illegal war. So do you think it will have an impact on, cast a shadow on the consensus? Do you think there will be a problem, the final outcome of G20? No, I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. How do you like the theme? One family. I think it's a great theme, and actually, when you say one family, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. Almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister, in the country where my family are from. So can you give us some sense of a connect with India, like your roots here? Well,
Well, obviously, my wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favourite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. But to come here in this role, to represent the UK, to find ways to forge closer links with India and play a part in making sure that India has an incredibly successful G20. And I'm very proud to see India doing so well on the world stage. Sir, coming to the bilateral part of it, a free trade agreement is underway, under discussion between the two countries. How soon can we expect to complete? Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done, but trade deals always take time. They need to work for both countries, and although we've made enormous progress, there is still hard work to go, and that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. Can you tell us something about your equation with Prime Minister Modi? You have met him a couple of times. Yes, and I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal between India and the UK, because both of us think that would be a good thing, and both of us need to make sure it works for our two countries. And at forums like this, I'm very keen to support Prime Minister Modi in making sure that this G20 is an enormous success for India, which I know it will be, and this has been a great year for India more generally. Sir, another question. A lot of Indian community lives in your country there, and we have seen some ugly scenes of Khalistani protests, separatist protests. How do you secure Indian interests there? Because this is a big, huge issue between the two countries. Yeah, it's a really important question, and let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. How do you look at India's position on Russia and Ukraine? Well, it's not for me to tell India what positions to take on international issues, but I know India rightly cares about the international rule of law, the UN Charter, and respect for territorial integrity. I think those are things that are universal values that we all share. Those are things that I believe, and India, I know, believes in those things too. Sir, you have defined India-UK relations as a defining of our times. And what is the roadmap of 2030? Can you give us some broad sense of the bilateral relationship? Yeah. Well, I think the bilateral relationship is in good health, and Prime Minister Modi and I are keen to deepen and broaden our relationship. The FTA is an obvious way for us to do that, which is why it remains our priority. And as I said, hard work to go, but I hope we can conclude a successful FTA. I think we can strengthen our security relationship as well. That's something that I've spoken to the Prime Minister about. And then something I'm particularly excited about is increasing the collaboration between our incredible researchers, our scientific community, our universities. The UK and India are two of the leading science technology superpowers of the world, and I think if we work more closely together, we can create jobs, create new businesses, and help solve some of the world's most pressing problems. My last question to you. You talked about your roots in India. People also must talk about your roots. You are connected to Hinduism. You wear this, rolling in your hands. Tell us something about it. Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience,
resilience to give you strength is important, and it provides an outlook on life which I find particularly valuable. Thank you, Prime Minister, for answering all our questions. It's a Thank you so much. great pleasure. Thank you. तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को आपने सुना, जो खुशी जता रहे हैं, एक प्राउड हिंदू हैं ये बता रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को ऐसे बढ़ता देख, भारत को ऐसे बढ़ता देख, G20 के सफल आयोजन को देखकर काफी खुशी हो रही है। अपने रिश्ते को भारत के साथ एक बार फिर से उजागर किया और बताया कि कैसे वो भारत से जुड़े हुए हैं, भारत की सफलता उनके लिए कितने मायने रखती है, इसका भी जवाब ऋषि सुनक देते हुए और साथ ही साथ ये बताते हुए कि कैसे वो प्राउड हिंदू की बात वो एक बार फिर से कर रहे थे। देखिए, आप सब जानते हैं कि ऋषि सुनक अपने सनातनी होने की बात को हमेशा कहते हैं, जाहिर करते हैं, लेकिन आज जब भारत की सरजमी पर वो आए, उनसे बातचीत की गई, तो एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि वो एक प्राउड हिंदू हैं, वो अपने सनातनी धर्म को फॉलो करते हैं, जो सनातनी त्योहार है उन्हें भी मनाते हैं। रक्षाबंधन का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उनकी बहन ने भी उन्हें राखी बांधी, हालांकि जरूर कृष्ण जन्माष्टमी वो ठीक से नहीं मना पाए, इसका भी जिक्र ऋषि सुनक करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऋषि सुनक जो कि भारत में आ चुके हैं, भारत में आने के बाद उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया और पहले इंटरव्यू में उन्होंने वो खुशी भी जाहिर कर दी कि कैसे भारत में आकर उन्हें अच्छा लग रहा है और G20 में भारत की चमक को देखकर वो प्राउड महसूस कर रहे हैं।